सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि याद रखिए कि ग्लोकोमा का कोई सिम्टम नहीं है, यानी मरीज़ को खुद नहीं पता चलता कि उसको ग्लोकोमा है जब तक कि उसकी 99% नर्व ख़त्म हो जाती है और फिर उसको उसकी नर्व एकदम से विजन गिरती है और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली एट दैट पॉइंट, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि वीव मिस द बोट। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह इंटरमीडिएट सर्जरीज तो पूरे मुल्क में परफॉर्म की जा रही हैं, लेकिन स्मॉल स्केल सर्जरी और एडवांस सर्जरी की बहुत लिमिटेड एक्सेस मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पटेल के अंदर मोस्ट एडवांस ग्लोकोमा सर्जरीज जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे साउथ एशिया में पहली दफ़ा परफॉर्म की गई और बहुत फ्रीक्वेंटली हम वो ग्लोकोमा सर्जरीज परफॉर्म कर रहे हैं। अब कुछ बात करते हैं हम मोतिये के हवाले से, कैटरेक्ट के हवाले से। बहुत सारे लोग जो है इसकी कंप्लेन करते हैं और तकरीबन ये बड़ा कॉमन है। ये बहुत सारे लोग इस हवाले से कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जी हमें जो है वो कैटरेक्ट का इशू है, हमें आंखों में जो है वो काला पानी आ गया है या हमारी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। अच्छा, इसकी कई सारी वजूहात भी हो सकती हैं। हर चीज़ जो होती है, मतलब हर जो आप कंप्लेन करते हैं अपनी बॉडी से रिलेटेड या आई की परफॉर्मेंस से रिलेटेड, जो भी कंप्लेन आप करते हैं उसमें डेफिनेटली हमें नहीं पता होता कि एग्जैक्टली इसकी डायग्नोसिस क्या है। क्या वाकई हमें आंखों में मोतिया है, क्या वाकई जो है काला पानी की शिकायत है, क्या वाकई जो है वो जो जाल है या अंधेरा है ये कैटरेक्ट की तरफ लेकर जा रहा है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर उमैर ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि पटेल हॉस्पिटल से स्पेशलिस्ट हैं कैटरेक्ट के और इसकी सर्जरी से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं सर? ये बड़ा अहम इशू है और इस हवाले से ना बहुत सारे लोग जिस तरह से कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारी आंखों में अंधेरा छा रहा है और हमें ऐसे लगा कि चक्कर से आए और हमें जो है वो दोनों आंखों से नहीं दिखा। कुछ लोग इस तरह से कंप्लेन करते हैं कि जी हमें एक आंख से नज़र नहीं आ रहा था एंड ऑल दैट। तो आप ज़रा बताएं कि ये क्या वाकई मोतिया होता है, वाकई ये कैटरेक्ट की तरफ उसकी अलामात होती हैं या फिर इसकी कोई और भी वजूहात हो सकती हैं? थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कैटरेक्ट के बारे में ये समझ लेंगे, कैटरेक्ट एक एज रिलेटेड फिनोमेना है। हाँ। और हम सबको शायद कभी ना कभी ज़िंदगी के हिस्से में कैटरेक्ट फॉर्मेशन होगा। ओके। लेकिन ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हर कैटरेक्ट जो बन जाता है उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। इसका इलाज हम सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ सर्जरी ही है, ज़ाहिर है, लेकिन हर कैटरेक्ट को सर्जरी की ज़रूरत क़तन नहीं है। कैटरेक्ट करता क्या है? कैटरेक्ट आहिस्ता आहिस्ता नज़र को कमज़ोर करता है। कई मरतबा आई वुड से 70-80% ऑफ द टाइम शुरू के स्टेजेस में ये बहुत अच्छे से सिर्फ चश्मों के ज़रिए ही इसको इम्प्रूव कर दिया जाता है, नज़र को जो कम हो रही है। फिर एट सर्टन लेवल जब ये बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाता है तो उस स्टेज पे फिर हम सोच सकते हैं कि कैटरेक्ट सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है। तो आई थिंक नंबर 1 तो यही है कि अगर आप नोट कर रहे हैं कि ग्रेजुअली आपकी नज़र ख़राब होती जा रही है, स्पेशली दूर की नज़र अगर ख़राब होती जा रही है, करीब की नहीं दूर की नज़र अगर ख़राब होती जा रही है, देन आपको मुआयना करा लेना चाहिए जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। क्योंकि ज़ाहिर है और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हाँ मोस्ट कॉमन वजह कैटरेक्ट है। लेकिन यकीनन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको कैटरेक्ट सर्जरी की ज़रूरत है। सही, बिल्कुल। अच्छा, तो किन लोगों को कैटरेक्ट सर्जरी की ज़रूरत है, कब महसूस, ये कब बाकी जो रियल डायग्नोसिस होते हैं ना, रियल सिम्टम्स क्या होते हैं मोतिये के? देखिए, एक तो यही है कि जब आप अपना मुआयना कराएंगे और उस मुआयने में ये बात साबित हो जाती है कि चश्मों मदद से आपकी नज़र नहीं बेहतर हो पा रही। हाँ। नंबर 1। नंबर 2, कोई और वजह भी सामने नहीं है, जैसे कि शुगर की वजह से पर्दे पे असर होता है तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके नज़र को कमज़ोर करता है, या काला पानी भी आहिस्ता आहिस्ता करके नज़र को कमज़ोर करता है। ऐसी कोई चीज़ अगर नहीं है और उसके बाद सिर्फ मोतिया ही नज़र आ रहा है और वो चश्मों से बेहतर भी नहीं हो रहा है और आपकी शिकायत है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, तो देन आई थिंक यू कैन कंसिडर कैटरेक्ट सर्जरी। बट यूजुअली इसकी कोई अर्जेंसी नहीं है जब तक कि आप अच्छी तरह से अपना इवैल्यूएशन। बट सर चलें ठीक है, इसकी कोई अर्जेंसी नहीं है, बट एक पेशेंट है या एक मरीज़ है जो कि ये कह रहा है कि भाई मेरी आंखों के आगे जाला आ रहा है, अंधेरा आ रहा है, आई कांट सी प्रॉपर, तो वो तो फिर किसी भी सोल्यूशन की तरफ जाएगा। अब जब वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि जी आप अपनी सर्जरी करा लें, ये तो मोतिया है, तो वो फिर क्या करें? और फिर ये भी मुझे आपसे जानना है कि क्या हर कैटरेक्ट सर्जरी कामयाब होती है? क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इस हवाले से बात करते हैं कि जो अच्छे स्पेशलिस्ट होते हैं वो आपको सबसे पहले कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आपने अपनी कैटरेक्ट की सर्जरी करवानी है तो आप सबसे पहले स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उससे पूछें कि जो आपका आई एफिशिएंसी है वो उसकी जो कहना चाहिए परफॉर्मेंस है वो इतनी है कि जब आप कैटरेक्ट सर्जरी करवाएं तो पर्दे पर रोशनी आ जाए। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ज़रूर डिस्क्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने बड़ी अच्छी बात की है। हाँ। लेकिन ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कैटरेक्ट सर्जरी दुनिया की कामयाब तरीन सर्जरियों में से है, सही, लेकिन 100% ये सर्जरी कामयाब नहीं होती। यानी बहुत कम लोग, यानी 1000 में से एक ऐसे मरीज हो सकते हैं, यानी 1000 सर्जरीज अगर की जाए तो एक मरीज ऐसा हो सकता है जिसकी नज़र कैटरेक्ट सर्जरी के बाद शायद और ज़्यादा ख़राब हो जाए।
अच्छा, तो ये भी मुमकिन है क्योंकि हर सर्जरी की एक कॉम्प्लिकेशन होती है। ये सही। दुनिया में हर जगह, इट्स नॉट जस्ट आस, ये अमेरिका, इंग्लैंड, आप कहीं पे भी सर्जरी कराएंगे तो देयर इज अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स दैट कैन हैव सीरियस कॉम्प्लिकेशन, और वो एज अ रिजल्ट उनकी विजन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो ये बात समझना ज़रूरी है कि हम जब भी कोई रिस्क लें, यानी हम सर्जरी का रिस्क ले रहे हैं, वो जस्टिफाई होना चाहिए। सही। यानी एक शख्स कहता है कि अगर मेरी नज़र में थोड़ी धुंधलाहट है या जैसे मामूली सा जाला आ रहा है, लेकिन उसकी डेली लाइफ में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, देन आई वुड से कि आप इसको ऐसे ही चलाइए। आप क्यों रिस्क ले रहे हैं? जस्टिफाई नहीं है सर्जरी का रिस्क लेना। तो यू हैव टू जस्टिफाई द रिस्क ऑफ सर्जरी योरसेल्फ, और जाहिर आपके फिजिशियन को आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। हाँ, सही, फिजिशियन से आपको ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि क्या ये अगर किसी की वालदा को है, ठीक है, तो क्या उसके औलाद में भी इस तरह की जो है वो हो सकता है, ये जीन्स में भी होती है, या फिर होता है ना कि जी हमारी फैमिली में तो सबको ही जो है वो मोतिया की शिकायत है, या हम कैटरेक्ट की सर्जरी सबकी हुई हुई है, इस तरह कुछ है, या पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर बंदे की अपनी अपनी जो है वो अलग फिजिकल कंडीशन होती है? देखिए, जो सबसे कॉमन कैटरेक्ट है, जो मोर देन 99% कैटरेक्ट है, ये तो एज रिलेटेड कैटरेक्ट है। इसका तो कोई हेरिडिटरी एलिमेंट नहीं है सच, ये तो हम सबको होना है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे एज रिलेटेड हम लोगों को रिंकल्स बनेंगे स्किन पे, हमारे बाल सफ़ेद होंगे, इसी तरह से ये फिनोमेना भी होना है। ये एज रिलेटेड फिनोमेना है, लेकिन बहुत रेयर टाइप होती है जो बच्चों में कैटरेक्ट करा सकती है। वो उसके हेरिडिटरी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो एडल्ट ऑनसेट है, इसके कोई हेरिडिटरी एलिमेंट नहीं है। सही। अच्छा, पाकिस्तान में ओवरऑल जिस तरह से हम बात कर ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो एक रैंडम स्टैट्स क्या है, कितने लोग जो हैं वो कैटरेक्ट के पेशेंट्स होते हैं, या कितने लोग इस तरह की कंप्लेन लेके आते हैं, इसकी शरह क्या है पाकिस्तान में? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ब्लाइंडनेस सर्विस बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होते, लेकिन जो पिछले ब्लाइंडनेस सर्विस जो पिछले 20-30 सालों में हुए हैं, उनमें भी टॉप 3 कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस के अंदर कैटरेक्ट रही है। लेकिन माशाल्लाह से हमारे जो सर्विसेज हैं कैटरेक्ट सर्जरी के, वो इतने एक्सपैंड हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर कि अब हमने उसको नंबर 1 कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस से नीचे लेके आ गए हैं। यानी अब लोगों को कैटरेक्ट सर्विसेज, सर्जरी की सर्विसेज इतनी एक्सेसिबल हो गई हैं कि वो बहुत आसानी से कैटरेक्ट सर्जरी करवा सकते हैं। तो इसलिए कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस एज अ कैटरेक्ट अब हमारे मुल्क में कम से कम बहुत लोअर डाउन द ऑर्डर आ गया है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, जो आपने देखा होगा उनको चश्मा लगा होता है और वो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, या फिर वो आगे से स्क्रीन जो है वो बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं, या टीवी करीब से देख रहे होते हैं, तो जिन बच्चों को चश्मा लगा होता है या जिन बच्चों की नज़र ख़राब होती है, उनकी ये क्या इनिशियल स्टेज होती है? क्योंकि बाद में फिर डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि जी अभी आप लगा लें तो बाद में चश्मा हट जाएगा। यूजुअली ऐसे ही होता है, हम सबके साथ भी ऐसे होता था कि जी अभी आप चश्मा लगा लें और बाद में फिर वो चश्मा हट जाएगा। लेकिन वो जो कहना चाहिए ना आई विजिबिलिटी, उतना मेंटेन नहीं हो पाती। उसकी क्या वजूहत हैं कि छोटे बच्चे चश्मा लगाते भी हैं लेकिन उसके बाद फिर भी बड़े होकर भी नहीं वो हो पाता वो चीज़? अच्छा, इसमें 2 चीज़ों की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 तो ये कि अगर बच्चों को चश्मे की ज़रूरत है तो उनका चश्मा पहनना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली 7 साल से कम उम्र बच्चे, क्योंकि उस वक्त उनकी नज़र बन रही होती है, उनका दिमाग उस नज़र को सीख रहा होता है। अगर वो साफ देखेंगे नहीं तो दिमाग सीखेगा नहीं और इस तरह से वो नज़र डेवलप नहीं हो पाएगी। एक बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर उनको चश्मे की ज़रूरत है तो उनको चश्मा पहनना है। सही। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आई एम श्योर जो लोग चश्मा पहनते हैं उनको इस बात का पता होगा कि चश्मे या तो माइनस के नंबर्स होते हैं या प्लस के नंबर्स होते हैं। अगर बच्चों में शुरू में प्लस के नंबर्स बने हैं तो कुछ इम्कान है कि वो एज दे ग्रो वो चश्मे का नंबर ख़त्म या बहुत मिनिमल हो जाएगा। सही। लेकिन अगर उनको माइनस के चश्मे बन गए हैं, जो अनफॉर्चुनेटली आजकल एक एपिडेमिक है, एक वबा की सूरत इख्तियार कर गया है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा क्लोज फ़ोन का इस्तेमाल, टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से उनको माइनस के चश्मे ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे हैं। और अब पूरी दुनिया में बच्चों के माइनस के नंबर बनने की जो शरह है वो एक्सट्रीमली हाई हो गई है, और उसकी वजह से ये जो टैबलेट और फ़ोन का यूज़ है, तो वो अनफॉर्चुनेटली माइनस के नंबर नहीं कम होते बल्कि वो बढ़ते रहते हैं एज वी ग्रो। तो ये एक डायलेमा है। और इसी तरह से अगर आप आज से कंपेयर करें अगले 10 साल को, तो 10 साल के बाद आपको माइनस के चश्मे पहनने वाले एक्सपोनेंशियली ज़्यादा लोग मिलेंगे जो अभी मिल रहे हैं। तो इस मौके का फ़ायदा होता है, मैं एक छोटी सी एडवाइस पेरेंट्स को ये करना चाहूँगा। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आप एटलीस्ट बच्चों को ये बात पे करें राज़ी कि वो अपनी जो भी कार्टून या जो भी उनको देखना है वो बड़े टीवी पे थोड़े डिस्टेंस पे देखें, बजाय कि वो आपका फ़ोन और टैबलेट यूज़ करें, जिससे बहुत हाई रिस्क है कि उनको चश्मे के नंबर्स बन जाएंगे माइनस के और बड़े हो जाएंगे, मोटे नंबर बन जाएंगे लेटर ऑन। सही। अच्छा, जो ये मोतिया के जो पेशेंट्स होते हैं या कैटरेक्ट सर्जरी होती है,
ज़्यादातर जो है किन लोगों को आप सजेस्ट करते हैं कि नहीं जी ठीक है आप ये फौरी तौर पर करवा लें तो आपकी जो है वो रोशनी बेहतर हो जाएगी, आपको नज़र आने लग जाएगा? और वो कौन से पेशेंट्स होते हैं जो ये कंप्लेन लेकर आते हैं कि जी ठीक है हमें मोतिया की शिकायत है, बकौल उनके, या हमें आंखों के आगे जाला आ रहा है या हमें नहीं नज़र आ रहा, और उनको आप कहते हैं नहीं जी आपने ये सर्जरी नहीं करवानी, दिस इज़ नॉट फॉर यू? ये दोनों है वो ज़रा बताइए। बिल्कुल सही है। देखिए मैं अगेन इस बात पे एम्फेसाइज करूंगा कि मरीज को खुद इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि उसने कैटरेक्ट सर्जरी क्यों करानी है। अगर उसको कैटरेक्ट है, जैसा मैंने बोला कि शायद ही कोई शख्स हो जो 50 साल का और उसको कैटरेक्ट ना हो, सही, तो हर शख्स को कैटरेक्ट है, लेकिन हर 50 साल के शख्स को कैटरेक्ट सर्जरी की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्योंकि उसकी नज़र ठीक है। और कई मरतबा अगर आपको कैटरेक्ट है भी तो हो सकता है अगले 20 साल तक भी आपको कैटरेक्ट सर्जरी की जरूरत ना हो। तो बट वो जो उसकी आंखों के आगे ब्लडनेस है या वो जो उसको नजर नहीं आ रहा, वो जो जाला सा बना हुआ है, या वो जो कंप्लेनिंग है कि जो है ना वो इस तरह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है आंखों में, वो किस तरह से तो हम यूजुअली ये करते हैं कि हम एक चश्मे का ट्रायल करके देखते हैं, और अगर चश्मे से नज़र हमारी क्लिनिक में इंप्रूव हो जाती है सिग्निफिकेंटली, तो फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि आप इसको ट्राई करके देखें चश्मे को, और अगर उसकी डेली लाइफ उस चश्मे की से बेहतर हो जाती है, उसकी विजन बेहतर हो जाती है, तो हम कैटरेक्ट सर्जरी की कोई ज़रूरत ही नहीं है उस मरीज़ को, और इट कैन बी डिलेड टिल आपके उस चश्मे से मजीद नज़र ख़राब होना शुरू हो जाए, फिर आप रीचेक करा सकते हैं और फिर उसके बाद देख सकते हैं। एंड आमतौर से इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि कैटरेक्ट अगर ग्रो भी करेगा या डेंस भी होगा तो बहुत स्लोली होता है, ये कोई 1 हफ्ते 2 हफ्ते 2 महीने 3 महीने की कहानी नहीं है। चले जी, ये अभी जिस तरीके से हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि जो कैटरेक्ट है अगर ये ग्रो करता है तो बहुत स्लोली ग्रो करता है, लेकिन जिनके आंखों को मुकम्मल तौर पर या आधा हिस्सा इससे मुतासर होता है वो लोग क्या करें, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। तो जनाब बात हो रही है कैटरेक्ट सर्जरी से रिलेटेड और इस मर्ज़ के मुतालिक कि लोग जो है बहुत ज़्यादा इस हवाले से परेशान होते हैं और कई हफ्ते कई महीने 1 साल 2 साल हो जाते हैं और वो ये कंप्लेन करते रहते हैं कि आंखों में मोतिया है, लेकिन उनको वजह समझ में नहीं आ रही होती। इसकी बड़ी कॉज ग्लूकोमा भी होती है। सर, लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको ग्लूकोमा है, और जब वो बाद में डिटेक्ट होता है और डायग्नोज होता है तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका होता है। तो इस हवाले से ज़रा बताएं कि ग्लूकोमा बेसिकली क्या होता है और ये आंखों पे किस तरह इफ़ेक्ट करता है? देखिए, ग्लोकोमा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है, यानी पाकिस्तान में बहुत सारे जो ब्लाइंडनेस की वजह है वो ग्लोकोमा है। ग्लोकोमा नस की बीमारी है, और इसमें आमतौर से आंख का जो प्रेशर है वो उस नस की बर्दाश्त से ज़्यादा होता है और वो नस को आहिस्ता आहिस्ता करके डैमेज करता रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि याद रखिए कि ग्लोकोमा का कोई सिम्टम नहीं है, यानी मरीज़ को खुद नहीं पता चलता कि उसको ग्लोकोमा है जब तक कि उसकी 99% नर्व ख़त्म हो जाती है और फिर उसको उसकी नर्व एकदम से विजन गिरती है, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली एट दैट पॉइंट, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि वीव मिस द बोट, और अब हम कुछ नहीं कर सकते उसके बाद। नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट एम्फेसिस ये है कि आप सबको ये बात समझनी चाहिए कि देखें ग्लोकोमा का कोई सिम्टम नहीं है, और ग्लोकोमा किसी को भी हो सकता है, और आप जब तक कि अपने आप को रेगुलरली आई चेकअप नहीं कराएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको ग्लोकोमा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे हेल्थ सिस्टम में स्क्रीनिंग का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, स्पेशली ग्लोकोमा की। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर हर वो शख्स जो 40 साल के ऊपर हो जाता है उसको ऑप्टोमेट्रिस्ट की तरफ से लेटर्स आना शुरू हो जाते हैं कि भाई आपने अपनी स्क्रीनिंग नहीं कराई है ग्लोकोमा की, आप स्क्रीनिंग कराइए, और अगर वो सही भी होती तो अगले साल उनको फिर लेटर आ जाता है कि आप अगले साल फिर कराइए, और जब भी उनको कोई डाउट होता है तो वो फिर हॉस्पिटल डॉक्टर के पास भेज देते हैं। हमारे पास ये फैसिलिटी अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हो अल्लाह से दुआ है कि हम लोग ये इस्टेब्लिश कर पाएँ कभी ना कभी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा मरीज़ है जो देहात से आता है जहाँ जिनको बेसिक सर्विसेज की एक्सेस नहीं है, और वो जब हमारे पास ग्लोकोमा के लिए पहुँचते हैं तो यू नो इट्स टू लेट फॉर देम अनफॉर्चुनेटली। सही। अच्छा, ये बताएं कि पटेल हॉस्पिटल इस सिलसिले में क्या तरीक़ाकार इख्तियार करता है, बाकियों से कितना मुख्तलिफ है, और किस तरह की सर्जरीज जो है वो कैटरेक्ट की होती हैं? कैटरेक्ट सर्जरीज तो मोस्ट एडवांस कैटरेक्ट सर्जरीज जो मोस्ट एडवांस मशीन्स के साथ जो होती हैं, मतलब बाकियों से आप लोग किस तरह से डिफरेंट हैं, आपके यहाँ इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से अलग होती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह आई फील प्रिविलेज के पटेल अस्पताल में मोस्ट एडवांस कैटरेक्ट सर्जरी मशीन्स मौजूद हैं, मोस्ट एडवांस लेंसेज मौजूद हैं, और जो भी दुनिया में जिस तरह से भी कैटरेक्ट सर्जरी अच्छे तरीके से परफॉर्म की जा सकती है, स्पेशली कॉम्प्लेक्स केसेस के अंदर, वो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ वेरी एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस ऑफ परफॉर्मिंग दोस सर्जरीज। इसी तरह से ग्लोकोमा सर्जरीज़ की जहाँ हम बात करें तो ग्लोकोमा सर्जरीज़ भी 3 तरह की होती हैं आमतौर से। एक होती है मिनिमम छोटी सर्जरियाँ, एक दरमियाने दर्जे की सर्जरी, और एक एडवांस सर्जरीज़।
हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह इंटरमीडिएट सर्जरीज तो पूरे मुल्क में परफॉर्म की जा रही हैं, लेकिन स्मॉल स्केल सर्जरी और एडवांस सर्जरी की बहुत लिमिटेड एक्सेस मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पटेल के अंदर मोस्ट एडवांस ग्लोकोमा सर्जरीज जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे साउथ एशिया में पहली दफ़ा परफॉर्म की गई और वो बहुत फ्रीक्वेंटली हम वो ग्लोकोमा सर्जरीज परफॉर्म कर रहे हैं। सही, जो एडवांस सर्जरीज का आप जिक्र कर रहे हैं इसका थोड़ा सा बताएं, क्या प्रोसेस है और किन लोगों के लिए जो ये एडवांस सर्जरी उनको प्रेफर की जाती है कि जी आपके लिए ये एडवांस सर्जरी आपने ये करवानी है? आमतौर से ये सर्जरी उन लोगों के लिए लिमिटेड होती है जिनके बहुत कॉम्प्लेक्स ग्लोकोमास होते हैं, और या फिर उन लोगों के लिए जिनमें इससे पहले की इंटरमीडिएट सर्जरी फेल हो चुकी है। अगर इंटरमीडिएट सर्जरी फेल हो जाए तो यूजुअली फिर आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं कि हम प्रेशर किस तरह कंट्रोल करें। तो उनके लिए वो एडवांस सर्जरी होती है जो ज़ाहिर लंबी होती है, मोर स्किल रिक्वायर्ड, मोर एक्सटेंसिव मेहनत होती है उसके अंदर, पूरी टीम की एफर्ट होती है। तो वो एडवांस सर्जरी इज़ लिमिटेड फॉर दोज पेशेंट जिनमें नॉर्मल सर्जरियाँ फेल हो चुकी हैं। अब उनके प्रेशर को कंट्रोल करने कौन से पेशेंट्स के लिए, यानी कि वही जो आपने कहा कि वो लिमिटेड पेशेंट्स होते हैं जिनके लिए रेकमेंड की जाती है, और इंटरमीडिएट सर्जरी जो है जो कि कॉमन सर्जरी है वो सारे पेशेंट्स को जो है वो सजेस्ट की जाती है? ज़्यादातर मरीजों में इंटरमीडिएट सर्जरी की जा सकती है, एक्सेप्ट कि वो मरीज़ जिनमें कॉम्प्लेक्स पोजीशन है, फॉर एग्जांपल उनके पहले पर्दे के ऑपरेशन हुए हुए हैं, उनके और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्जरियाँ हुई हुई हैं, तो उनके अंदर इंटरमीडिएट सर्जरी काम नहीं करती, और अगर आप करेंगे भी तो वो फेल हो जाएगी। तो उनके अंदर या तो हम प्राइमरीली ही एडवांस सर्जरी करेंगे, या हम इंटरमीडिएट सर्जरी अगर करते भी हैं तो अगर वो फेल होती है तो देन वी गो टू एडवांस सर्जरी। आफ्टर दैट सर्जरी किन बातों का ख्याल रखना चाहिए लोगों को जब वो ये सर्जरी करवा लेते हैं? तो देखिए, सबसे चूँकि कैटरेक्ट सर्जरी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सब ने कभी हमारे पड़ोसी की हो गई, हमारे खाला की हो गई, हम सबको पता होता है। और हम सब कैटरेक्ट सर्जरी की जो अच्छी बात है वो ये है कि ये इमीडिएट इफेक्ट देती है, यानी अगले दिन ही मरीज़ कहता है ओहो मुझे तो बहुत साफ नज़र आ रहा है। लेकिन ग्लोकोमा सर्जरी ये नहीं है। ग्लोकोमा सर्जरी बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, और ग्लोकोमा सर्जरी का मकसद सिर्फ एक है, वो ये है कि हम प्रेशर को नीचे लेके आए ताकि नज़र को बचाया जा सके। सही। इस दौरान नज़र में इम्प्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि नज़र को इम्प्रूव करने के लिए तो वो सर्जरी तो टाइम लगेगा, नज़र को तो बचाने के लिए सर्जरी की गई है। तो एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये है ग्लोकोमा सर्जरी के साथ कि वो पेशेंट जो अनफॉर्चुनेटली 99% नर्व डैमेज के साथ अब आए हैं, वो ये समझते हैं कि ग्लोकोमा सर्जरी उनकी जो वो 1% जो नज़र रह गई होती है ना, उसको ही बचाने के लिए वो सर्जरी की जा रही होती है। तभी बहुत सारे लोग जो हैं इस बारे में बात करते हैं कि जी हमने जो है वो कैटरेक्ट की सर्जरी करवाई लेकिन हमारी आंखों पर तो कोई असर नहीं पड़ा, और बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हम तो ऑपरेट करवा के आए, अगले दिन से हमें नजर आना शुरू हो गया। तो इस डिफरेंस को जानना और पहचानना बड़ा जरूरी है कि आपने वाकई कैटरेक्ट की सर्जरी करवाई है या आप ग्लूकोमा के पेशेंट हैं। अगर आप इफ यू आर हैविंग ग्लूकोमा और यू आर गोइंग फॉर सर्जरी, तो डेफिनेटली फिर आपको जो है आपका जो विजन जितना % बचा है बस उसी को सेव किया जा रहा है, उसमें आपकी जो आई एफिशिएंसी है, जो विजिबिलिटी है, वो इतनी क्लियर नहीं होगी। अच्छा सर, उसमें वो जो नर्व जो डैमेज होती है उसको कुछ रिपेयर करने के लिए या उसकी एफिशिएंसी बेहतर करने के लिए भी कुछ किया जाता है, या इट डैमेज हैज बीन डन तो डन, ऐसा है? बिल्कुल ऐसे ही। अनफॉर्चुनेटली जो आंख की नस है ये दिमाग का हिस्सा है, और अभी तक दुनिया में कोई भी दिमाग की डैमेज को रिपेयर करने का इलाज मौजूद नहीं कर सका। इस पे रिसर्च बहुत हो रही है, उम्मीद है कि कुछ अल्लाह करे हाँ कि कुछ हो जाए। सो फार अनफॉर्चुनेटली, यानी उसी मरीज की एग्जांपल अगर हम ले जो 99% यूरोप में, अमेरिका में इस हवाले से बहुत सारी रिसर्च की जा रही है कि भाई अगर कोई नर्व डैमेज हो जाए तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली अभी तक इस तरह का रीसेंट कोई ऐसा ना जो है वो इलाज या ट्रीटमेंट या कोई भी किसी किस्म की स्टडी सामने नहीं आई कि आप इसको बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि हमारे यहाँ पर आंखों के जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, एक तो ये ग्लूकोमा हो गया, एक कैटरेक्ट हो गया, एक नॉर्मल भी आपका जो नॉर्मल विजन होता है ना वो ब्लर हो जाता है। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके अंदर खून की कमी हो सकता है कि आप एनेमिक हो सकता है कि आपको जो है वो चक्कर आ रहे हो सकता है आपका बीपी लो हो। क्या बीपी के हाई या लो होने की वजह से भी आई के ऊपर फ़र्क पड़ता है? आई के एफिशिएंसी के ऊपर फ़र्क पड़ता है? चक्कर आने से भी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उनको चक्कर आते हैं तो बीपी लो होता है तो उनको एकदम से दिखना विखना बंद हो जाता है और वो कहते हैं बिल्कुल मुझे नज़र नहीं आया, उसके बाद फिर दिल गेट बेटर। तो ऐसा कुछ होता है? ब्लड प्रेशर से आंखों का ताल्लुक है? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर तो लॉन्ग टर्म अगर किसी को रहेगा तो जिस तरह से वो स्ट्रोक करा सकता है या हार्ट अटैक करा सकता है, इसी तरह से वो आंख के प्रॉब्लम्स भी करा सकता है लीडिंग टू ब्लाइंडनेस। राइट। लेकिन 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं वो करना है। एक तो समझना ये ज़रूरी है कि एक रूल है, वो ये है कि अगर आपकी नज़र कमज़ोर होती है कुछ लम्हों के लिए और फिर सही हो जाती है तो ज़्यादा इम्कान ये है कि ये आँख का मसला नहीं है
और ये नस या दिमाग का मसला है, ठीक है। Okay. और ये ऐसा हो सकता है जैसे कि आपने बताया कि लो ब्लड प्रेशर में भी आपको हाँ, ऐसा फील हो, हाँ, या खुदा ना खास्ता सही। एक अर्ली स्ट्रोक की अलामत हो, हाँ, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन अगर विजन रिड्यूस हो गया है और ये रिड्यूस्ड ही है, हाँ, देन इट्स मोर लाइकली कि ये आपकी आँख सही है, से ताल्लुक है। क्योंकि ये जो आई विजिबिलिटी है ना, ये प्रॉब्लम करती है। अच्छा, एंकर्स में ना ये बहुत बहुत कॉमन कंप्लेन होती है कि वी यूज्ड टू सिट इन द स्टूडियो, और जो प्रॉम्प्टर पढ़ रहे होते हैं या जो इस तरह से पेपर पढ़ रहे होते हैं, समटाइम्स इट हैपेंस विद अस कि अगर आपने जो है वो एक दफ़ा आपने रीड किया है या सामने प्रॉम्प्टर आपके लगा हुआ है या वट जो भी आप रीड करते हैं, आपको उसी जो है ना वो कंडीशन में, आई कंडीशन में वो परफेक्ट नजर आ रहा होता है। बट समहाउ अगले दिन, नेक्स्ट डे या 4 घंटे बाद आपका जब दूसरा बुलेटिन हो या ट्रांसमिशन हो या आप कुछ कर रहे हो, तो आपको थोड़ा ब्लर फील हो रहा होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैं क्या करती थी, मैं थोड़ा चॉकलेट वगैरह खाती थी व्हेन आई यूज्ड टू फील ना कि अच्छा ओके अभी मुझे थोड़ा सा ऐसे फील हो रहा है। तो ये बहुत सारे एंकर्स भी हम आपस में ये मसला जो है अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप भी अगर ऑफिस में हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लैपटॉप पर हैं, स्क्रीन्स पर हैं, या आपको लगता है कि काम करते करते आपको चक्कर आ रहे हैं, थोड़ा ब्लर फील हो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कंसेप्टिवली आपकी आंखें जो है वो वीक हो गई। इसका मतलब ये कि यू नीड समवन, मतलब यू कैन हैव समथिंग, आप कुछ थोड़ा बहुत खा लें, कुछ शुगर अपनी मेंटेन कर लें। इससे बहुत ज़्यादा सर ऐसा लगता था थोड़ी देर के बाद ना कि नहीं ओके फाइन, अभी बिल्कुल ठीक से सही नज़र आ रहा है। तो ये आपकी डाइट जो है ना, उसका भी आंखों से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। आई मेंटेनेंस के लिए, अपनी आंखों को इस गर्मी में भी धूप से बचाने के लिए, और जो गर्द है, जो पोल्यूशन है, उससे बचाने के लिए क्या करना चाहिए? एक सॉरी इस वक्त जवाब देने से पहले हाँ, एक चीज़ आपकी बात को कंटिन्यू जी, करूंगा। जी, तो एक और कॉमन जो प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं, हाँ, स्पेशली वो लोग जो 35 एंड अबव हैं, हाँ, एक एज रिलेटेड फिनोमेना होता है जिसको प्रेसबायोपिया कहते हैं, यानी करीब के चश्मे बनना। और जब आपको ये फिनोमेना में आप हिट कर रहे होते हैं, तो यू फील कि स्पेशली आजकल के ज़माने में लोग ये अक्सर शिकायत करते हैं कि मैं फ़ोन पे देख रहा हूँ और सामने टीवी देख रहा हूँ, तो फ़ोन तो साफ नज़र आ रहा है, फिर टीवी साफ नज़र नहीं आ रहा, फिर टीवी साफ नज़र आ रहा है, तो ये साफ नज़र नहीं आ रहा। तो इट मीन्स कि आपको करीब के चश्मों की ज़रूरत है, करीब के चश्मों की ज़रूरत है। ये प्रॉब्लम होता है, सही कह रहे हैं कि आप पेपर देख रहे हैं तो आपको ठीक से दिख रहा है, लेकिन अब जब सामने देख रहे हैं तो आपको ठीक नहीं दिख रहा है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो पर आए, और आज जो है बड़ा ज़बरदस्त हमारा ये सेशन रहा जिसमें हमने आपको बताया कि कैटरेक्ट ग्लूकोमा में क्या फ़र्क है, और जो ब्लर विजन होता है उसके कई जो है वो साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। हो सकता है आपका बीपी लो हो, आप एनेमिक हो सकता है कि आप स्ट्रेस में हो सकता है आपका बीपी जो है वो अप डाउन कर रहा हो। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो इस सेशन का ज़रूर फीडबैक आपने देना है हमारी सोशल साइट पर। तो यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जनाब, तो आपको मिलवाएंगे एक और ज़बरदस्त सी पर्सनैलिटी से। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है।